हेलो। हाँ जी बच्चों, देखिए ज़रा, कल हमने श्री बालमुकुंद गुप्त जी का साहित्यिक जीवन परिचय यह प्रश्न किया था और साथ ही मैंने आपको आशा का अंत जो पहला निबंध है हमारी पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में, उसको मैंने पीडीएफ बनाकर आपको भेज दिया है। आप सबको मिल गया होगा। तो आज हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ वह यह है कि कुछ एक निशान आप देख रहे हो, मैंने पैराग्राफ्स के आगे लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये जो लाइंस हैं या मैंने जो पेंसिल के साथ मार्क किया हुआ है, ये कुछ एक वो पंक्तियाँ हैं जो इस पाठ में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं व्याख्या की दृष्टि से, क्योंकि इन निबंधों में से हम सप्रसंग व्याख्या आएगी जो हमें करनी होगी। और जब हम इस व्याख्या को करेंगे तो जैसे कि आपने सेकंड सेम में ध्रुव स्वामिनी नाटक में से व्याख्या की थी और जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर में कहानी संग्रह में से अपनी व्याख्याएं की थी, ठीक वैसे ही गद्य भाग में नव्यतर गद्य गौरव के अंतर्गत आपको सप्रसंग व्याख्या के लिए 4 गद्यांश आएंगे और उन गद्यांशों की आपको व्याख्या करनी होगी। तो यह हमारे प्रश्न पत्र का सबसे पहला प्रश्न होता है जो कि आप सब जानते हैं। तो इसमें जो लेखक है वह अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। तो ये जो निबंध है हमारा आशा का अंत, तो ये कौन सी आशा का अंत की बात करता है लेखक इस निबंध में? आशा का अंत कब हो जाता है? जब हम निराशा से भर जाते हैं, यानी एक ऐसी स्थिति जब हमारी सारी आशाएं धूमिल हो जाएं, जब हमारी सारी आशाएं समाप्त हो जाएं, तब हम कहते हैं कि आशा का अंत हो गया। तो यह जो निबंध है आशा का अंत, ये श्री बालमुकुंद गुप्त द्वारा रचित एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। तो इस निबंध के विषय में यदि हमसे पूछा जाए कि यह निबंध किस प्रकार का निबंध है, तो हम क्या कहेंगे कि यह एक राजनीतिक व्यंग्यात्मक निबंध है। इसमें भारत में विदेशी साम्राज्यवादी अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित कुशासन से भारत दुर्दशा का सजीव चित्रण है। और इस निबंध में बालमुकुंद जी ने उस समय की स्थिति का वर्णन किया है जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और जो विदेशी साम्राज्य था अंग्रेज़ों का, वह हमारे ऊपर स्थापित था। परंतु उनका जो ये शासन था, ये कुशासन था, यानी बुरा शासन था, और उस वजह से जो भारत है उसकी दुर्दशा हो रही थी। तो भारत की दुर्दशा का सजीव चित्रण किया है लेखक ने अपने इस निबंध में। गुप्त जी ने छद्म नाम माने झूठ मूठ का एक नाम, एक पात्र, एक कल्पित पात्र उन्होंने सोच लिया जिसका नाम है शिव शंभू, और उसके माध्यम से भारत में दूसरी बार आए लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके यह चिट्ठा लिखा। और गुप्त जी ने शिव शंभू के नाम से एक चिट्ठी लिखी जो दूसरी बार लॉर्ड कर्जन आए थे भारतवर्ष में, उनके नाम। अब ये लिखी किसने थी बच्चों? ये चिट्ठी लिखी थी बालमुकुंद गुप्त जी ने, परंतु नाम क्या दे दिया? शिव शंभू, कि शिव शंभू ने ये चिट्ठा भेजा है लॉर्ड कर्जन के पास। तो भारत की जनता को लॉर्ड कर्जन से कुछ आशाएं थी। सबको लग रहा था कि लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आए हैं वायसराय बन करके, तो ये ज़रूर जनता के हित की बात करेंगे
क्योंकि एक लंबे अरसे तक ये भारतवर्ष में रहे हैं और इन्हें भारतवर्ष की जान पहचान हो गई है, भारत के लोगों को ये जानने लगे हैं, तो ये अवश्य ही भारत की भलाई के विषय में कोई ना कोई कार्य अवश्य ही करेंगे। तो भारत की जनता ने बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं लॉर्ड कर्जन से लगा ली, परंतु उनका अंत और शिव शंभू का चेतावनी स्वरूप आक्रोश इस निबंध का वर्णन विषय है। परंतु जो आशाएं, जो उम्मीदें, जिन सद्भावनाओं की उम्मीद हमने लॉर्ड कर्जन से की थी, उन सारी सद्भावनाओं पर पानी फिर गया और लॉर्ड कर्जन ने और दोगुनी दमन नीति को यहाँ पर लागू कर दिया और दमन चक्र चलाया अंग्रेज़ों ने, और इस तरह से उन्होंने किसी का भी भला नहीं किया। तो इस आक्रोश में कि लॉर्ड कर्जन ने जनता के सभी विश्वासों पर, जनता की सभी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, इसलिए उन्होंने आक्रोश स्वरूप यह चिट्ठा लिखा, जिसे शिव शंभू के चिट्ठे के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। और वहीं से बच्चों ये निबंध लिया गया है, शिव शंभू का चिट्ठा, जो इनका निबंध संग्रह है बाल मुकुंद गुप्त जी का, उसमें से यह अंश हमारे सामने प्रस्तुत है। देखें शुरू से। माय लॉर्ड, अब के आपके भाषण ने नशा किरकिरा कर दिया। ये माय लॉर्ड किसको कहा है? लॉर्ड कर्जन को। और किसने कहा है? शिव शंभू ने। शिव शंभू कहता है कि हे लॉर्ड कर्जन जी, माय लॉर्ड, आपके सामने जब आपने भाषण दिया तो जो नशा मैंने कर रखा था वह नशा भी किरकिरा हो गया। एक ऐसा व्यक्ति शिव शंभू जो नशे में चूर रहता है, नशेड़ी है, जो हर वक्त व्यसन का शिकार रहता है, वह कहता है कि आपने मेरे सारे नशे को किरकिरा कर दिया। संसार के सब दुखों और समस्त चिंताओं को जो शिव शंभू शर्मा 2 चुल्लू बूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजया पर भी मन नहीं है। यानी 2 चुल्लू बूटी पीकर, यानी जो व्यसन है उसका, जो शराब है, या उसको पीकर उसकी सारी चिंताएं काफूर हो जाती थी, दूर हो जाती थी, परंतु आज तो नशा करने के बावजूद भी मेरी चिंताओं का अंत नहीं हुआ। आशा से बंधा हुआ संसार चलता है, और इसमें बच्चों कोई संदेह नहीं कि हम सब आशा से बंधकर चलते हैं। भले ही हमारे जीवन में कितनी ही निराशा क्यों ना हो, कितनी ही नाउम्मीदी क्यों ना हो, तब भी हमारे मन में एक आशा रहती है कि चलो आज नहीं तो कल अवश्य ही अच्छा होगा। आज पेंडेमिक के टाइम में, महामारी के समय में भी भले ही चारों ओर त्राही त्राही हो रही है, भले ही चारों ओर मौतें हो रही हैं, जानकारियों में, परिवारों में किसी न किसी की मृत्यु का समाचार आ रहा है, तब भी हम लोग कहीं ना कहीं आशा से बंधे हुए हैं। और आशा किस चीज़ की? कि यह समय भी बीत जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, और हम सब और कड़े विश्वास के साथ, और कड़े नियमों के साथ इस बीमारी का सामना करेंगे। तो हम सब आशाओं से बंधे हुए हैं, और प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में अपनी अपनी उम्मीदों से बंधा हुआ है, चाहे उसे कितनी ही पीड़ा क्यों ना हो, तब भी उसके अंतर्मन में सुख की उम्मीद अवश्य ही रहती है। यह संसार उम्मीदों के सहारे ही चलता रहता है। रोगी को रोग से, रोगी बीमार व्यक्ति हर समय ये उम्मीद करता है कि उसका रोग कभी ना कभी तो ठीक होगा। कैदी को कैद से, और कैदी को इंतजार होती है, उम्मीद होती है कैद से छूटने की। ऋणी को ऋण से, किसी को किसी का कर्ज देना हो तो वह सोचता है कि कभी तो यह कर्ज मेरा दूर होगा, कभी तो मुझे सुख की नींद नसीब होगी। कंगाल को दरिद्रता से, और गरीब को अपनी गरीबी से छुटकारे की उम्मीद होती है। इसी प्रकार हर एक कलेशित पुरुष को एक दिन अपने कलेश से मुक्त होने की आशा होती है कि भले ही
कितना ही जीवन में क्लेश क्यों ना हो, जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, तब भी प्रत्येक मनुष्य को अपने क्लेशों से मुक्ति मिलने की आशा और उम्मीद अवश्य ही होती है। यानी रोगी रोग से मुक्त होना चाहता है, बीमार बीमारी से मुक्त होना चाहता है, कैदी कैद से आज़ाद होना चाहता है, कर्जवान व्यक्ति अपने कर्जे से मुक्ति चाहता है, कंगाल गरीब व्यक्ति अपनी दरिद्रता से छुटकारा चाहता है। यानी संसार का प्रत्येक व्यक्ति जिसके जीवन में कलेश हैं, वह अपने अपने कलेश से मुक्ति अवश्य ही चाहता है। चाहे उसे इस जीवन में कलेश से मुक्ति ना मिले, पर आशा के सहारे इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने कलेशों को झेलता हुआ एक दिन इस कलेश में जीवन से ही मुक्त हो जाता है। कि इतना ज़रूर होता है कि उसे इस कलेश को झेलने की ताकत मिलती है। और ये जो आशा है, इस आशा के सहारे, उम्मीद के सहारे व्यक्ति बुरी से बुरी स्थिति से भी निकल जाता है। और वे स्थितियाँ ठीक हों या ना हों, एक दिन उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। पर हाय, जब उसकी यह आशा भी भंग हो जाए, उस समय उसके कष्ट का क्या ठिकाना। तो शिव शंभू कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की आशाएं ही समाप्त हो जाएं, उम्मीदें ही टूट जाएं, जो उम्मीदें उसने लॉर्ड कर्जन से की थी, जब उसकी उम्मीदें ही टूट गई, तो ऐसे व्यक्ति की पीड़ा का अनुमान लगाया जाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कि उसे जीना भी पड़ रहा है, उसकी मृत्यु भी नहीं आई है, और उसे इन कष्टों को भी झेलना पड़ेगा। अगर उम्मीद होती तो वह एक एक दिन इस उम्मीद के साथ बिता देता कि चलो कोई बात नहीं, मेरा आने वाला कल अच्छा होगा। परंतु लॉर्ड कर्जन के भाषण से उसे जितनी उम्मीदें थी लॉर्ड कर्जन से, वो सारी उम्मीदें धूमिल हो गई। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं व्याख्या की दृष्टि से। और इसमें लेखक ने मानव जीवन में व्याप्त अनेक संकटों की ओर संकेत किया है। और किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं होता, कोई भी सुखों से भरा नहीं होता, किसी ना किसी को किसी ना किसी प्रकार का कष्ट और दुख अवश्य ही होता है। खड़ी बोली हिंदी है, जैसा कि आप देख रहे हो, सीधा संभाषण है। आगे देखें, किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ता के रोइए, और दो काव्य की पंक्तियाँ लिखती यहाँ लेखक ने कि उस मुसाफिर की किस्मत पर भला कैसे रोई, जो थक गया हो बैठ के मंजिल के सामने। यानी उसे वह कब थक गया, जब मंजिल उसके सामने थी। तो ऐसे मुसाफिर की किस्मत पर क्या रोया जाए। आगे देखें, अगली पंक्तियाँ भी महत्वपूर्ण हैं व्याख्या की दृष्टि से। बूढ़े लाट होकर आपके भारत में पदार्पण करने के समय इस देश के लोग श्रीमान से जो जो आशाएं करते और सुख स्वप्न देखते थे, वह सब उड़नछू हो गए। यानी बूढ़े लाट साहब से जो जो उम्मीदें भारतवर्ष के लोगों ने की थी, वे सारी की सारी उम्मीदें, सारी की सारी आशाएं, सारे के सारे सुखपूर्वक सपने जो उसने देखे थे, सुखद स्वप्न, वो सारे के सारे छू मंतर हो गए, यानी नष्ट हो गए। इस कलकत्ता महानगरी के समाचार पत्र कुछ दिन चौंक चौंक पढ़ते थे कि आज बड़े लाट अमुक मोड़ पर वेश बदले एक गरीब काले आदमी से बातें कर रहे थे। परसों अमुक ऑफिस में जाकर काम की चक्की में पिसते हुए क्लर्कों की दशा देख रहे थे। उनसे कितनी ही बातें पूछते जाते थे। इससे हिंदू समझने लगे कि फिर से विक्रमादित्य का आविर्भाव हुआ या अकबर का अमल हो गया। और जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने लोगों को उम्मीदें बंधाई कि मैं अब भारत का अच्छा करूँगा। और जब वो वायसराय बन कर के आए तो कलकत्ता की महानगरी में घूमने निकले, वेश भी बदला उन्होंने कई बार, और उन लोगों से बात की जो गरीब थे, जो मेहनती थे, दफ्तरों में जो क्लर्क थे, उन सब की दयनीय स्थिति पर उन्होंने चर्चा की। तो लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद राजा विक्रमादित्य प्रकट हो गए हैं उनके सामने। यानी अब उनके सारे कष्ट, उनकी सारी पीड़ा, उनकी सारी वेदना अब दूर हो जाएगी। और मुसलमानों को लगने लगा कि अकबर का अमल हो गया, और हिंदुओं को लगने लगा कि
राजा विक्रमादित्य का पुनर्भाव हुआ है, परंतु ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान ख्याल करने लगे खलीफा हारून रशीद का ज़माना आ गया और उनको ये विचार आने लगा मुसलमानों को कि शायद फिर से खलीफा हारून रशीद का युग आ गया था। पता नहीं कि पारसियों ने क्या सोचा, नौशीखा समझने की मोहलत पाई थी या नहीं, और उन्होंने भी वायसराय को नौशीरवां समझने की छूट पाई थी या नहीं पाई थी। यानी सब धर्म के लोग, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग अर्थात सभी भारतीय वायसराय के रूप में अपने अपने अवतार को देखने लगे और उनको लगने लगा कि अब हमारा कल्याण अवश्य ही होगा। उन्हें भी लगने लगा कि अब उनके सारे सुख सबके सब सुखी हो जाएंगे और उनके सारे दुख दर्द दूर करने वाला कोई व्यक्ति भारत में आ गया है, क्योंकि श्रीमान ने जल्द अपने कामों से ऐसे जल्दबाज लोगों को कष्ट कल्पा करने के कष्ट से मुक्त कर दिया था। और इसका क्या परिणाम निकला कि वायसराय की जो वास्तविक क्रूरता थी वह सब लोगों को जल्दी ही दिखाई देने लगी और उन्होंने सबकी गलतफहमी को दूर कर दिया और सबको इस कल्पना से मुक्त कर दिया कि वो ना तो कोई विक्रमादित्य हैं और ना ही वो नौशीखा हैं और ना ही वो खलीफा हारून रशीद का ज़माना है, बल्कि वह तो अंग्रेज़ वायसराय हैं जो केवल भारतीयों को लूटने के लिए, भारतीयों को कष्ट देने के लिए, उनकी सारी धन संपदा पर कब्जा करने के लिए भारतवर्ष में आए हैं। वह लोग थोड़े ही दिनों में इस बात को समझने के योग्य हो गए थे कि हमारा प्रधान शासक न विक्रम के रंग ढंग का है, न हारू, न अकबर के, उसका रंग ही निराला है, किसी से नहीं मिलता। और सबको ये बात समझ में आ गई कि ये जो लॉर्ड वायसराय हैं, लॉर्ड कर्जन हैं, ये किसी से नहीं मिलते, यानी इनकी विचारधारा ऐसी है ही नहीं कि ये हम भारतीयों का किसी भी तरीके से भला करेंगे, अपितु ये तो निरंतर और निरंतर कष्ट पहुंचाने, पीड़ा पहुंचाने और लोगों को हानि पहुंचाने का ही काम करते रहे। दूसरा पेज देखें बच्चे, अगली पंक्तियां भी, यानी इस पाठ में से कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है वैसे तो, इसलिए आप पूरे पाठ को बड़े ध्यान से बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। आगे देखें, माय लॉर्ड, इस देश की दो चीज़ों में अजब तासीर है। दो चीज़ कौन सी? यहाँ की जलवायु और दूसरा यहाँ का नमक। और अजीब तासीर क्यों है? क्योंकि यहाँ जो आ जाता है, जो यहाँ पर रहने लगता है वह यहीं का होकर रह जाता है, यानी यहाँ से जाने का नाम नहीं लेता, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होता है। नीरस से नीरस शरीर में यहाँ की जलवायु नमकीनी ला देती है। तो इन पंक्तियों में शिव शंभू के चिट्ठे से इस बात को स्पष्ट कर दिया कि लॉर्ड कर्जन जो दूसरी बार भारत का वायसराय बनकर आया और भारतवासियों के प्रति उसके हृदय में कोई मोह नहीं था, कोई संवेदना नहीं थी और वह सब पर अपना दमन चक्र चलाने लगा। तो ऐसे में जो लेखक है वह व्यंग्य करता हुआ कहता है, माय लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, इस हिंदुस्तान की दो चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक नमक और दूसरी जलवायु। और नमक बड़ा ही विचित्र है और यहाँ की जलवायु से ही उत्पन्न होता है। यहाँ रहने वाले या कहीं से भी आने वाले लोग जो शुष्क से शुष्क प्रवृत्ति के होते हैं वो भी नमकीनी हो जाते हैं, यानी उनको भी आनंद आने लगता है, जिसका जैसा भी स्वभाव रहा हो, परंतु जब वह व्यक्ति यहाँ की नमकीनी में भर्ती होता है तो उसमें कोई परिवर्तन अवश्य ही आएगा, ऐसा भारतीयों ने सोचा था। मज़ा यह है कि उस नमकीनी की खबर तक नहीं होती। एक फारिश का कवि कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं, मानो यह देश नमक से सींचा है। और कहा जाता है ना कि जिसका नमक खाया हो तो उसकी नमक हलाली ज़रूर करनी चाहिए, परंतु इन अंग्रेज़ों ने यहाँ का नमक खाया, यहाँ की धन संपत्ति को लूट कर ले गए, यहाँ के लोगों का दमन किया, उनको अनेक प्रकार की यातनाएं दी
जबकि होना क्या चाहिए था कि जहाँ का तुम नमक खा रहे हो कम से कम उस देश के लिए कुछ तो भला सोचते, कुछ तो उन लोगों की भलाई करते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर व्यंग्य किया है कि जो स्वभाव में कि भारत में रहने और भारत से यहाँ आकर रहने वालों के स्वभाव में उत्पन्न परिवर्तन पर व्यंग्य किया है और व्यंग्य प्रधान शैली है बच्चों यहाँ पर। किंतु शिव शंभू शर्मा का विचार इस कवि से भी कुछ आगे है और आगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों